आई विल सी के हम जितना ज़्यादा कवरेज कर पाए। सो नाउ इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर यू पीपल कि सेल्फ मोटिवेटेड होके हम एटलीस्ट इस वीडियो को एक बार कम से कम रिपीट कर लिया करो, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और लॉट मेनी क्वेश्चंस आर अवेलेबल, मैंने कहा था यू कैन रिफर, लेट अस सी। और जो भी टॉपिक मैं करा रहा हूँ उस पे पीछे जो भी एक्सरसाइज है उसको अपने हिसाब से ट्राई कर सकते हो, प्रोग्राम्स ट्राई कर सकते हो, है ना। सो अनलेस आई विल कंप्लीट ऑल कंडीशनल एंड कंट्रोल स्टेटमेंट्स, तो हम सिर्फ उसके बाद प्रोग्राम्स पे डायरेक्ट फोकस करें। अभी कॉन्सेप्ट में बहुत सारी चीज़ें हैं बताने के लिए, तो अभी तो कमिंग फ्यू क्लासेस हम ऑपरेटर्स पे ही स्टिक करेंगे। So okay, so we were discussing operators in last class. So we have started from general discussion about operators. Then we have seen operators, arithmetic, increment, uh, then logical, bitwise, assignment. अब हम स्पेसिफिकली एक एक करके आगे जा रहे थे, तो अब हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स देख लिए थे और हमने इस पर डिस्कशन करा था। तब हमने प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी भी देख ली थी। यहाँ तक हमारा डिस्कशन हो गया था और इसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस भी देख लिए थे। हमने कुछ क्वेश्चंस कैसे देख लिए थे, दैट वाज रिलेटेड टू दीज अर्थमेटिक ऑपरेशंस। तब हमने देख लिया था ये प्रेसिडेंस और इसका जो एसोसिएटिविटी का जो फर्क होता है वो हमने देख लिया था, और इसके हिसाब से हमने 2-3 प्रॉब्लम्स कर ली थी। और फिर हम आ गए थे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स पे, है ना। तो आज हम इस इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर के साथ आगे जाएंगे और फिर कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे, और फिर हम बिटवाइज और लॉजिकल ऑपरेटर्स और ये सब ऑपरेटर्स देखेंगे। सो यू आर डिस्कसिंग इन लास्ट क्लास इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तब हमने कहा था इंक्रीमेंट का मतलब इंक्रीमेंट द वैल्यू बाय 1, डिक्रीमेंट का मतलब डिक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ 1। तब हमने एक नया इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखा था, एल वैल्यू और आर वैल्यू। एल वैल्यू और आर वैल्यू में किसी को कोई इशू तो नहीं है? एल वैल्यू और आर वैल्यू में कोई इशू तो नहीं है? ओके, तो हमने एल वैल्यू और आर वैल्यू भी देखी थी। तब हमने ये चीज देखी थी कि एक्सप्रेशन और वेरिएबल में डिफरेंस होगा। हमें इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर के लिए वी कैन नॉट यूज आर वैल्यू before or after increment or decrement operator. It must be the L value. It means it must be a variable which holds some, can store the values. तो ये एक्सप्रेशन है a प्लस बी। तो हमने देखा था इसमें कंपाइलर एरर देगा, एल वैल्यू इज रिक्वायर्ड एज एज इंक्रीमेंट ऑपरेटर। तो हमने ये रूल देख लिए थे, है ना। एल वैल्यू मस्ट हैव द कैपेबिलिटी टू होल्ड द डेटा, इट मस्ट बी अ वेरिएबल बिकॉज वेरिएबल हैव द कैपेबिलिटी टू स्टोर द डेटा। और हमने आर वैल्यू में कहा था इसके अलावा की जो भी चीज है, एनीथिंग विच इज केपेबल ऑफ रिटर्निंग अ कांस्टेंट और एक्सप्रेशन, तो वो आर वैल्यू है। तब हमने एग्जाम्पल भी देख लिया था, है ना। ये मैंने रिपीट क्यों करा, क्योंकि अभी हमें इसी को आगे बढ़ाना है। सो first we'll discuss pre-increment और post increment. This pre and post is important for us. And believe me, इस पे एक क्वेश्चन जरूर मिलता है। एक क्वेश्चन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और किसी भी प्लेसमेंट ओरिएंटेड एक्टिविटी में आपको इस पे एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा, प्री और पोस्ट इंक्रीमेंट पे। तो इसको बहुत ध्यान से समझें हम। When we are saying pre-increment, it means first increment. Pre means first perform that increment or decrement, whatever. When we are talking about pre-increment, तो first increment, then assign it to the variable. Like if लिखा है x is equals to a plus plus, x is equals to plus plus a, it means first increment the a, then assign it to x. So pre का मतलब होता है पहले इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट और फिर असाइनमेंट, और पोस्ट का मतलब होता है पहले असाइनमेंट और फिर बाद में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। लेट अस सी वन एग्जांपल। इस एग्जांपल में देखो x इज इक्वल टू प्लस प्लस ए, ये प्री इंक्रीमेंट है, और x इज इक्वल टू ए प्लस प्लस ये पोस्ट इंक्रीमेंट है। सपोज a की वैल्यू क्या है 5, a इज इक्वल टू क्या है 5। ये जो ब्लॉक रिप्रेजेंटेशन है, हम मेमोरी में एक लोकेशन बना लेते हैं, x को असाइन किया है a। अब a की वैल्यू इनिशियली कितनी थी 5, ये प्लस प्लस a का मतलब क्या है, पहले x a की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीमेंट होगी, तो 5 की जगह 6 हो जाएगी और फिर असाइन होगी x में। तो इस पहले पार्ट को अगर हम देख रहे हैं तो वील गेट द आंसर x इज इक्वल टू 6। और यहीं देखो सिमिलरली अगर x इज इक्वल टू a प्लस प्लस है, तो ये x एक मेमोरी लोकेशन है और a एक मेमोरी लोकेशन है। हमने कहा a की वैल्यू 5 थी, तो a की वैल्यू 5 है। फर्स्ट इट विल assign to a,
दिस वैल्यू टू x, तो x में 5 आ जाएगा, देन इट विल इंक्रीमेंट। आप देखोगे अगर बाद में एंड में आप दोनों के बाद अगर आउटपुट प्रिंट करोगे तो दोनों में x की वैल्यू, एक में 6 आएगी और दूसरे में 5 आएगी, पर दोनों में ही a की जो भी वैल्यू थी वो इंक्रीमेंटेड आएगी। अगर मैं a को प्रिंट करता तो दोनों ही केस में a का आंसर आता 6। दोनों ही केस में a का आंसर क्या आता? 6 आता। सो दिस इज व्हाट द डिफरेंस। दोनों ही केस में आंसर डिफरेंट, ए का तो सेम आता अगर मैं बाद में प्रिंट स्टेटमेंट देता तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री और पोस्ट, और इसी में हमें बहुत कंफ्यूज करा जाता है। एक ये और एक आगे अभी मैं एक चीज बताऊंगा कि कंडीशन ट्रू और फॉल जब हम रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेटर्स की बात करेंगे। तो ये एक चीज है। तो प्री मतलब पहले इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट और फिर असाइनमेंट, और पोस्ट मतलब पहले असाइनमेंट और फिर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है। ओके, कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम, जो सामने लिखा हुआ है। अभी ऐसी कोई सिंटेक्स नहीं है जैसे समझने में डिफिकल्टी हो, तो जस्ट राइट डाउन द आंसर इनटू द चैट बॉक्स, जो भी आपको समझ में आ रहा है। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम? a is equals to 4, b is equals to 3, ampersand d, a plus 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 b. How compiler will, how compiler will treat this statement? That is what the question is. So what is the answer for this? मोहित, एरर क्यों आएगी? Why error? Depends on precedence. इसमें प्रेसिडेंस कहां से आ गया उमर? ऋतिक, कंपाइलेशन एरर आएगी। क्यों आएगी ऋतिक कंपाइलेशन एरर? एल वैल्यू जहां, इसमें एल वैल्यू कौन सी आ गई? इसमें कौन सी एल वैल्यू आ गई? सर अपन ने कल ही तो पढ़ा था a प्लस प्लस, तो अपन ने a लिखा था तो वहां पे वो असाइनमेंट नहीं हो रहा। इसीलिए तो अभी सामने ये क्वेश्चन दिया है। दैट इज द रीजन कि क्यों क्वेश्चन दिया है सामने। एनीवन एल्स? चलो मैं थोड़ा सा हेल्प करूं आपकी। कैन यू रीड इट लाइक a प्लस प्लस देन स्पेस प्लस b? कैन यू रीड लाइक दिस, a प्लस 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 b? बाइनरी और यूनरी हमने दोनों समझे ना? यस, उमर इज राइट। a प्लस प्लस देन प्लस b, और a प्लस 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 b। Definitely it is like this. It will not give you error. It will not give you, nowhere it will give error. Sir, neither it's a unary or nor arithmetic operation. Mohit, now it is clear to you? Mohit, it will not give you error. Now it will, depends on compiler. क्या अगर हमने प्रॉपर स्पेसिंग दी होती तो ये झगड़ा ही नहीं था। अब कंपाइलर इसे कैसे ट्रीट करे, तो ये थोड़ा सा जनरल डिस्कशन से हटके है, पर इट इज इंपॉर्टेंट। मेरा पर्पस है कि हम कॉन्सेप्ट वाइज जितनी चीजें सामने लेके आ जाएं, ताकि आपके पास वाइड ओपन है कि हाँ ये बात समझ गए, और फिर इस पे क्वेश्चंस देखो तो कम से कम क्वेश्चन मिले तो हम ऐसा ना बोलें कि ये तो एरर है। और कोड आपको सामने इसलिए देता हूं कि यू कैन एनी टाइम रन एंड एग्जीक्यूट दिस। यू कैन एग्जीक्यूट दिस। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। कंपाइलेशन फेज हमने नहीं डिस्कस करा, कंपाइलर डिजाइन सब्जेक्ट होता है 6th सेमेस्टर। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट फेज होता है टोकनाइजेशन। हर हर स्टेटमेंट को टोकन्स में डिवाइड करते हैं और पता करते हैं कि वो क्या है, आइडेंटिफायर है, मीनिंगफुल चीजें आइडेंटिफाई करी जाती हैं। जैसे ही कमेंट लाइन दिखता है तो समझ में आ जाता है ये हमें रीड ही नहीं करना। द सेम वे इंटीजर दिख गया तो हमें समझ में आ जाता है डेटा टाइप है और इसके आगे लिखा आइडेंटिफायर होगा, ए हो गया। और इज इक्वल टू 4 लिखा है तो असाइनमेंट ऑपरेटर है। ये सब डिफाइंड है वैल्यूज, है ना। तो ये जो a प्लस प्लस बी है जो आपको सामने ऐसे दिखाया गया है ना, तो जो मैं आपको समझा रहा था वो क्या था, देखो a प्लस 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 बी जो लिखा है ना, तो ये टोकन जनरेशन की जस्ट एक ब्रीफ में आइडिया दे रहा हूं
तो लेक्सिकल एनालिसिस जो होता है फर्स्ट फेज होता है कंपाइलेशन प्रोसेस का। जो भी दिया है उसको टोकन्स में डिवाइड कर लो। अभी इसको ऐसे समझ लो, हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हम कंपाइलर के फेजेस तो पढ़ नहीं रहे। तो 6 फेजेस होते हैं जिसमें से टोकन जनरेशन पहला फेज होता है। तो लेक्सिकल एनालाइजर क्या करता है, सारे सोर्स प्रोग्राम को मीनिंगफुल सीक्वेंस और कैरेक्टर्स के लिए स्कैन करता है, और वो जो जो मीनिंगफुल मिलते जाते हैं उसे टोकन्स में कन्वर्ट करता जाता है। और वो टोकन्स क्या होती हैं, ये लेक्सिकल एनालाइजर है ना, वो उसे लेक्सिम कहता है ना। टोकन क्या आते हैं, लेक्सिम, मैप्ड इनटू टोकन नेम एंड एट्रीब्यूट वैल्यूज। जैसे इंटीजर एक कीवर्ड है ना, हमको पता है कि ये क्या है, डेटा टाइप है। तो इट ऑलवेज मैच द लॉन्गेस्ट कैरेक्टर सीक्वेंस। ये दो चीजें समझाना क्यों चाह रहा था बताता हूँ। जैसे अगर इंटीजर एज इक्वल टू 5 लिखा है, वो इंटीजर के बाद स्पेस आएगा, फिर ये लिखा होगा, फिर असाइनमेंट ऑपरेटर आएगा, फिर 5 आएगा और फिर सेमीकोलन होगा, है ना। ये सेमीकोलन यहाँ जरूरी नहीं है कि गैप हो, है ना, दिस इज नॉट द गैप, है ना। नॉर्मली इट इज नॉट नेसेसरी, हम स्पेस रख सकते हैं, नहीं, इट शुड नॉट बी देयर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब कंपाइलर इसे प्रोसेस करेगा तो जैसे ही उसे आई मिला तो उसको समझ में नहीं आया आई क्या है, पर उसके तुरंत बाद एन मिला तो भी उसने देखा इससे समझ में नहीं आ रहा क्या है, टी मिला तब भी उसे समझ में नहीं आया, आईएनटी समझता है, फिर स्पेस मिला। स्पेस मिलते से हमें पता है कि स्पेस तो आता ही नहीं है सी के किसी उसमें, तो आईएनटी इसने चेक करा, अरे ये तो डेटा टाइप है, तो उसको उसने क्या करा, कीवर्ड्स टोकन्स में कन्वर्ट कर दिया। फिर स्पेस आके ए आया, तो इसके पहले क्या था, इंटीजर, तो ये समझ में आ गया आइडेंटिफायर है। फिर आया असाइनमेंट, ए के बाद है असाइनमेंट, तो वो भी सेपरेट हो गया। फिर आया 5, ये वैल्यू है, एंड सेमीकोलन। तो इस स्टेटमेंट को इन टोकन्स में कन्वर्ट कर लिया गया। दैट इज व्हाट द पर्पस ऑफ लेक्सिकल एनालिसिस। ये इंपॉर्टेंट क्यों था, ये इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन को समझाने के लिए क्यों था कि मुझे लॉन्गेस्ट सीक्वेंस चेक करना है और वो मीनिंगफुल है कि नहीं। तो कुछ क्वेश्चंस में इसमें एरर भी होगी और कुछ क्वेश्चन में आउटपुट भी आएगा। तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू कि छोटा छोटा सा जो कोड है वीडियो में देखना, स्टॉप करना, कंपाइल करना, रन करना, अपने हिसाब से चेंजेस करना, क्योंकि हम 10 क्वेश्चंस तो नहीं डिस्कस करेंगे। तो इसमें वेरिएशन करना, डबल प्लस ए, डबल प्लस बी एंड ऑल, तो कहाँ एरर आएगी और कहाँ नहीं। तो जो आपने गलत आंसर दिया ना कि एरर है, वो आपको क्लियर होगी। तो अब इस क्वेश्चन को देखो, ए प्लस 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 बी जो हमने दिया था, तो सबसे पहले ए आया, ठीक है, हमें समझ में आ गया ये है, क्योंकि प्लस एक ऑपरेटर होता है। प्लस देखा, प्लस के बाद कुछ ऑपरेंड आता पर प्लस आया, तो ये यूनरी प्लस हो सकता है, तो हमने ये मान लिया। क्योंकि प्लस 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 तो क्या होता, तीनों तो एरर हो जाती, तीन तो प्लस हो ही नहीं सकते। तो हमने जैसे ही प्लस प्लस के बाद माना ये मीनिंगफुल है, तो हमने इसको एक्सेप्ट करा। इसके बाद ऑपरेटर आ सकता है, तो वो प्लस था, फिर ऑपरेंड आया। तो यहाँ जब हम स्कैन कर रहे थे तो विल गो विद द लॉन्गेस्ट पॉसिबल सीक्वेंस, है ना। अदरवाइज या तो स्पेस दिया होता तो वो डिफरेंशिएट कर लेते हम, और नहीं दिया होता तो हम सर्च करेंगे, स्कैन करेंगे फॉर लॉन्गेस्ट मीनिंगफुल सीक्वेंस। इट ऑलवेज मैचेस द लॉन्गेस्ट कैरेक्टर सीक्वेंस, दैट शुड बी मीनिंगफुल। तो ये इसको स्कैन रीड करेगा, ए प्लस 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 बी। तो अगर ए मेरा 4 है और बी मेरा 3 है, तो ए प्लस 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 बी। अब अपन ने जो प्री और पोस्ट इंक्रीमेंट पढ़ा, यहां तक बात समझ में आई है अभी तक, यहां तक बात समझ में आई है कि नहीं, यस सर। है ना। बहुत जरूरी है, जहां रुक अगर कहोगे नहीं है अपन वापस रुक जाएंगे, दोबारा कर लेंगे, है ना, कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि ये एक क्वेश्चन से हमें बहुत सारी चीजें समझनी है। इसके बाद आप 15 क्वेश्चंस कर सकते हो इस पे आए हुए, है ना, बहुत सारे क्वेश्चंस अवेलेबल हो जाएंगे ना, और मैं प्रैक्टिस में फास्ट फॉरवर्ड करा दूंगा, दैट इज नॉट एन इशू। समझने की बात क्या है, ये देखो, पहले तो ये मान लो जिनने बोला था एरर है, इसमें एरर नहीं है। क्यों नहीं है के लिए मैंने ये थ्योरी समझाई, क्यों नहीं है के लिए ये थ्योरी समझाई। ऑल्दो इट इज बियॉन्ड योर राइट नाउ, हमने कंपाइलेशन प्रोसेस और ये सब तो फेज नहीं पढ़े, और वो हम अभी पढ़ेंगे भी नहीं। तो पर टोकन हमें समझ में आए ताकि हम ये समझें कि मीनिंगफुल है, और अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो गो विद द लॉन्गेस्ट पॉसिबल मीनिंगफुल सीक्वेंस जो एग्जिस्ट कर सकती है। तब हमें समझ में आया कि हाँ, ए प्लस प्लस तो अकेला हो सकता था, यूनरी साथ में चल सकता है, फिर ये वैल्यू है, उसके साथ ऑपरेटर हो सकता है, क्योंकि ए प्लस प्लस यूनरी है तो ये तो स्टोर हो रहा है ना उसी लोकेशन पे, प्लस बी। तो दिस इज व्हाट वी आर डिस्कसिंग, टेक दिस एग्जांपल, क्योंकि हमने क्वेश्चन में यहाँ पे यही दिया था ना, इसी को हम आगे चल रहे हैं, ए 4 है और बी 3 है। अब इसको हम स्टेप बाय स्टेप करने की बात कर रहे हैं। अब हमें ये समझ में आ गया कि ये क्या है, टोकन्स ए प्लस प्लस और प्लस बी है। तो ये क्या है, पोस्ट इंक्रीमेंट है कि नहीं है, ये प्री है कि पोस्ट है, ये पोस्ट है।
तो पोस्ट इंक्रीमेंट में हमने क्या कहा था, फर्स्ट यूज द वैल्यू एंड देन इंक्रीमेंट द वैल्यू। फर्स्ट असाइन, ए में तो है ही ना 4, है ना, तो ये 4 रहेगा, ए 4 रहेगा और बी अभी 3 है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट यूज द वैल्यू इन द इक्वेशन एंड देन इंक्रीमेंट द वैल्यू, क्योंकि ये क्या है, पोस्ट इंक्रीमेंट है। तो पहले यूज करो और फिर इंक्रीमेंट करो, और प्री होता तो पहले इंक्रीमेंट करो और देन यूज करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बात, जब हम एक्सप्रेशन की टर्म से बात कर रहे हैं, है ना। और प्री की जब मैं बात करूंगा, ये पोस्ट है ना, तो पहले यूज करो और फिर इंक्रीमेंट करो। और अगर ये प्री होता तो पहले इंक्रीमेंट करो और देन यूज करो इन द इक्वेशन आफ्टर कंपाइलेशन ऑफ द इक्वेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब ये एंड हो गई इसके बाद कुछ नहीं है, तो फर्स्ट इंक्रीमेंट द वैल्यू एंड देन यूज इट द इक्वेशन आफ्टर कंपाइलेशन ऑफ द इक्वेशन। तो अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए तो ए क्या था, 4 है और बी 3 है। तो ए 4 है, ए प्लस प्लस होते हुए भी पहले यूज करेंगे तो 4, बी 3, है ना। तो 4 + 3 7 तो आ जाएगा, पर एंड होने के बाद ए को अपडेट कर देंगे 5 से। तो फर्स्ट यूज द वैल्यू इन द इक्वेशन एंड देन इंक्रीमेंट द वैल्यू। तो आपने पहले देखा ए 4 था, बी 3 है, तो आंसर तो इक्वेशंस का इवेल्युएशन का 7 आएगा 4 + 3, पर इसके इवेल्युएशन के बाद ए की वैल्यू बढ़ के कितनी हो जाएगी, 5। तो इफ आई विल प्रिंट आफ्टर दिस ए, तो ए की वैल्यू तो 5 ही आने वाली है और बी 3 आने वाला है, पर कंप्यूटेशन का रिजल्ट कितना आएगा, 7। ये बात किसको समझ में नहीं आई? यू कैन आस्क अगर आपको ये बात समझ में नहीं आई। ओके, सो आई एम मूविंग फर्दर, मूविंग फॉरवर्ड for one more question on the same line. Now just see this question and tell me the output of this program. You can write in chat box or even you can, स्पीकर पे बता सकते हैं। सर आंसर इज 8। सर 8 आएगा। एरर तो नहीं आने वाली? सर 8 आएगा। 8 दिख रहा है ना आप सबको? और अगर मैंने बिना स्पेस के लिखा होता तो क्या आने वाला था? 7 सर। अच्छा, और इसी के नीचे अगर मैं प्रिंट करूं, प्रिंट ए, प्रिंट बी, तो बाकी रिजल्ट क्या होंगे, ए क्या रहेगा? सर 4। 3 सर। 4 3। 4 4 and 4। 4 3 किसने बोला था अभी? सिंटू? 4 4 जाएगा। 4 4 हो जाएगा। बाद में एग्जीक्यूशन के बाद तो आंसर सेम आना है, उसमें दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, चाहे प्री इंक्रीमेंट करा चाहे पोस्ट इंक्रीमेंट करा। वंस द एक्सप्रेशन इज इवैल्यूएटेड, इट दिस दैट वैल्यू मस्ट बी इंक्रीमेंटेड। तो चाहे वो प्लस प्लस बी लिखा है चाहे बी प्लस प्लस लिखा है, इस एक्सप्रेशन के बाद अगर मैं प्रिंट आउट प्रिंट एफ करूंगा ना बी, तो वैल्यू एक बढ़ के आनी है। यही मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था। तो आफ्टर एग्जीक्यूशन तो क्या होगा, वो होना ही है। इस एक्सप्रेशन में क्या हो रहा है उसकी हम बात कर रहे थे। तो यहां पे क्या हो रहा है कि पहले क्या होगी, प्री इंक्रीमेंट है ना, तो पहले इंक्रीमेंट एंड देन एग्जीक्यूट। तो अब इसको देखो तो यहाँ तो ऑलरेडी दिया ही था हमें, ए प्लस 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 बी, स्पेस दिया हुआ था इसलिए सोचना नहीं पड़ा। पिछला क्वेश्चन कराने का पर्पस ये था कि अगर स्पेस नहीं दिया हो तो हमको ये करना चाहिए जो मैंने बताया, इसको एरर मत बोल देना। और ऐसे एक कोड बनाओ और ऐसे 5 6 कोड रन करके देख लो, है ना, ऐसे ही कोड में रन करके देख लो तो हमको चीजें क्लियर हो जाएंगी। और मैंने इसलिए कहा था ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें रीड करना आना चाहिए। जब हमें रीड करना आएगा तो राइट करना आसान होगा, इसलिए कॉन्सेप्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी जो हमने बोला था A4 और B3, अब तो क्लियर है कि ए प्लस दिखा, प्लस प्लस जो हमें दिख गया वो इंक्रीमेंटल है पर यूनियरी ऑपरेटर है, तो इस पे अप्लाई होगा। तो ये प्री है तो 3 का 4 हो जाएगा और 4 + 4 8 हो जाएगा। वही सेम एग्जांपल देख लो, A4 है एंड B3 है, A is 4 and B is 3। नाउ व्हाट विल हैपन, एक मिनट बेटा वेट करना, है ना। हाँ बेटा बोलो।
थैंक यू सर। हाँ ठीक है ना, मैं करवा दूंगा इसको। हाँ बेटा, वेयर वी आर डिस्कसिंग like okay, so here you can see A is 4, B is 3. As it is pre-increment, so first it will convert to 4, then it will execute. So now the answer will be 8 for this question. Okay, so when you compile this and run execute this, you will get the answer as 4 8. पर believe what you need to keep in your mind कि अगर इसके बाद A और B प्रिंट करने की बारी आती तो B तो प्री और पोस्ट से कोई मतलब नहीं, अगर एंड में आप बाद में एग्जीक्यूट करने के बाद प्रिंट कर रहे हो तो वो सेम आना है, मतलब इंक्रीमेंट होना ही है, एग्जीक्यूशन के बाद हो चाहे पहले हो। ठीक है, तो आई होप ये तीन चीजें समझ में आई होंगी। वी विल डू लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑन दैट, है ना। तो अभी तो मैंने आपको प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट पे एक एक क्वेश्चन बता दिया। Now we'll moving further forward for relational operator, और again we'll see some different aspect of this। तो अभी प्री और पोस्ट को समझ में आया। आप क्या करना, ये जो कोड है इसको सेम स्पेस कम करके लिखना, बढ़ा के लिखना, प्री दोनों में करना, पोस्ट दोनों में करना, दिस वे यू शुड डू। सो जस्ट ये 4 लाइन का कोड लिख के आप चेंज कर करके आउटपुट को बड़ा सिस्टमेटिक वे में देख लो कि डिस्प्ले में प्रिंट पे भी लिखा है, ताकि हमको उसको रीड करने में आसानी हो। सो दिस वे आप है ना कॉन्सेप्ट अपना और बिल्ड कर सकते हो। ठीक है, सो वी आर मूविंग फॉरवर्ड फॉर रिलेशनल ऑपरेटर्स। तो व्हाट आर द रिलेशनल ऑपरेटर? पहली बात तो रिलेशन ऑपरेटर की बात कर रहे हैं तो ये यूनरी होगा कि बाइनरी होगा? एनीवन? ये यूनरी होगा कि बाइनरी होगा? सर बाइनरी। बाइनरी होगा सर। यूनरी क्यों नहीं होगा? सर मिनिमम 2 ऑपरेंड्स। सर ऑपरेंड होने चाहिए। सर कंपेयर करेंगे किसी से तो उसके लिए 2 ऑपरेंड्स होना जरूरी है। रिलेशन की बात कर रहे हैं, कंपैरिजन की बात कर रहे हैं, तो 2 ऑपरेंड होना चाहिए ना, किससे कर रहे हैं। ठीक है, तो 2 ऑपरेंड होना जरूरी है। ठीक है, यूज्ड फॉर कंपेयरिंग 2 वैल्यूज, है ना। तो वैल्यूज के लिए भी हो सकता है, 5 इज लेस देन 4, है ना। तो ये जो ऑपरेटर है ये रिलेशनल ऑपरेटर सब होंगे बाइनरी ऑपरेटर्स। ठीक है, तो अपने पास क्या क्या है? इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन एंड ग्रेटर देन। और यहीं से आपको ध्यान रखना है आगे, क्योंकि हम और भी जब पढ़ेंगे बिटवाइज ऑपरेटर एंड ऑल, तो अब थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन बढ़ता है उसके आगे, हालांकि इसमें नहीं है ऐसा कुछ। तो हमने कहा रिलेशनल ऑपरेटर, ऑल रिलेशनल ऑपरेटर विल रिटर्न आइदर ट्रू और फॉल्स। ये एक इंपॉर्टेंट बात, ये हमेशा ध्यान रखने की बात है। जैसे अर्थमेटिक ऑपरेशन क्या होते थे, कंप्यूटेशन का रिजल्ट शो करते थे, तो रिलेशनल ऑपरेटर ट्रू और फॉल्स वैल्यू रिटर्न करते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट बात, ट्रू और फॉल्स का मतलब क्या है? अगर रिजल्ट 1 आ रहा है इस ऑपरेशन का तो वो ट्रू वाला, फॉल्स आ रहा है तो 0 आएगी, या हम कहें 1 आ रहा है तो ट्रू है और 0 आ रहा है तो फॉल्स है। अब ये जो मैंने लिखा है 4 इक्वल्स टू 5, है ना, तो एक्चुअली इसका मतलब क्या है? वी आर कंपेयरिंग वेदर द 4 इज इक्वल्स टू 5 और नॉट। दिस क्वेश्चन वाज टेल वी आर कंपेयरिंग। तो क्या 4 5 के बराबर है? नो। तो आंसर क्या आएगा? फॉल्स। पर अब नीचे देखो, दूसरा रिलेशन ऑपरेटर नॉट इक्वल्स टू का था, 4 इज नॉट इक्वल्स टू 5, दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस, 4 इज नॉट इक्वल्स टू 5, वी आर कंपेयरिंग, दिस इज ट्रू और फॉल्स। तो इसका आंसर क्या आएगा? ट्रू। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स will return either true or false value। ठीक है, ओके। नाउ जस्ट अ वेरी सिंपल क्वेश्चन टू यू ऑल। ये जो सामने है, अगर मैं चाहता हूं, मेरे पास ए और बी है ना, यहां पे मुझे दोनों क्या लिखना है? ये ऑपरेंड लिखने हैं। अगर मैं चाहता हूं पहला मैसेज प्रिंट हो, तो मैं ए को कहां लिखूं और बी को कहां लिखूं? बी को पहले, ए को बाद में। यस सर। बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो क्या प्रिंट हो जाएगा? बिंगो, यू आर इन। ये तभी होगा जब बी बड़ा है, हमें दिख रहा है ना, बी इज ग्रेटर देन ए। अगर ये ट्रू होगा तो प्रिंट एफ बिंगो यू आर इन प्रिंट हो जाएगा। अगर मैं चाहता हूं कि नीचे प्रिंट हो, तो क्या करूं मैं? रिवर्स कर देंगे सर, ए को पहले। ए इज ग्रेटर देन बी कर दूंगा, तो फर्स्ट कंडीशन
एग्जीक्यूट नहीं होगी और दूसरी कंडीशन एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो ये बताने का पर्पस ये था कि दिस वे यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये रिलेशनल ऑपरेटर्स हम कैसे यूज कर रहे हैं। तो इफ बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए करेंगे तो फर्स्ट आउटपुट प्रिंट हो जाएगा, अदरवाइज क्या होगा नीचे। तो इन रिलेशनल ऑपरेटर्स में हमको बस यही ध्यान रखना है ट्रू और फॉल्स में क्या होगा। पर ये जब एक्सप्रेशन की फॉर्म में आते हैं तब थोड़े इसलिए हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक होते हैं, है ना। तब हमें समझना होता है कि ये वैल्यू, अभी तो हमने क्या करा, नीचे मैसेज प्रिंट कर रखा था, कल को ये होगा, ये एक्सप्रेशन में आएंगे तो हमें समझना होगा कि इसका रिजल्ट 1 आ रहा है कि 0 आ रहा है, और उसके साथ हमें बाकी चीजों का अरेंज करना होगा। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखे, रिलेशनल ऑपरेटर। सो रिलेशनल ऑपरेटर में ज्यादा समझने के लिए नहीं है कुछ। लेस देन है पता है, ग्रेटर देन है, ट्रू और फॉल्स, या तो वो ग्रेटर वैल्यू अगर ट्रू होगी तो 1 रिटर्न करेगा और फॉल्स होगी तो 0 रिटर्न करेगा। तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट उसकी तरफ मूव कर रहे हैं, है ना, इस पे बहुत ज्यादा अटेंशन चाहिए आपसे। अब हम बात कर रहे हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स की, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वी आर हैविंग 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स। फर्स्ट वन इज एंड, सेकंड वन इज और, एंड थर्ड वन इज नॉट। तो फर्स्ट वन इज एंड, सेकंड वन इज और थर्ड वन इज नॉट। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था एंड का, कि आपकी बी में एडमिशन की कंडीशन क्या है, आप पीसीएम सब्जेक्ट होना चाहिए और 45% से ज्यादा मार्क्स होना चाहिए, है ना। अगर इसी कंडीशन में दूसरी बात करूं और कंडीशन का एग्जांपल दूं, तो या तो आपने जेई दिया होना चाहिए या फिर 12th क्वालिफाइंग मार्क्स पे भी काम चल सकता है। तो एनी वन ऑफ द कंडीशन विल बी ओके, और नॉट जस्ट रिवर्स कर देता है चीजों को, है ना। तो ये बेसिक बात एंड और नॉट को समझने की। नो, and and are used to combine two conditions. And and are used to combine two conditions. So and की अगर मैं बात करूं, it returns true when all the conditions under the consideration are true. If all the and will return true when all the conditions under consideration are true, and it will return false when any one or more than one condition is false. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्यों होगा, क्योंकि अभी इसी पे में देखेंगे अपन लॉजिकल इस पे शॉर्ट सर्किट क्या होता है, आगे एवोल्यूशन होगा कि नहीं होगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। वही हमारे को प्लेसमेंट में टच करते हैं प्रॉब्लम्स, हमेशा हर कंपनी टच करती है प्रॉब्लम्स को। तो यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ वो क्या है कि एंड ट्रू तब रिटर्न करेगा जब सारी कंडीशन ट्रू, और अगर एक भी कंडीशन फॉल्स है, एक या एक से ज्यादा, तो ये क्या करेगा, वो रिटर्न करेगा। एक एग्जांपल देखो, इंटीजर a इक्वल्स टू 5, ठीक है। नाउ टेल मी, फॉर दिस एक्सप्रेशन will this statement will execute or not? Yes, sir. Always take 2-3 seconds extra. It was Sintu who has given the answer. Sir, Sintu, sir. Yes, आवाज पहचानने लगा हूं मैं धीरे धीरे। My point is, जब लगता है ना बहुत इजी है, तो 3 सेकंड ज्यादा रुक लेना, इजी को गलत मत करना। Many times what we compromise on accuracy for speed. It is not desirable here. Execute हो रहा है ना? Question was not that tough. यस सर। सिंपल था, फिर भी एक बार वेरीफाई कर लें, क्योंकि मैं अभी आपको आगे क्वेश्चन देखूंगा कैसे ट्रैप में आते हो, देखोगे आप। सिंपल से क्वेश्चन में जरा सा चेंज करूंगा और गलती हो जाती है। a इज इक्वल टू 5 अपन यहां से स्कैन करते हैं, 1 बाय 1 कंडीशन देख रहे हैं, मल्टीपल कंडीशंस है, क्योंकि हमने लिखा है अंडर और यूज ही होता है कंबाइन करने के लिए कंडीशंस को, हमने यहाँ एंड यूज कर रहा है अभी सब में ना। तो a इज इक्वल टू 5 ये असाइनमेंट था ना। देखो हमने क्या पढ़ा, पहले हमने रिलेशनल ऑपरेशन पढ़ा, फिर हमने आगे बात करी। तो ये रिलेशनल ऑपरेशन a 5 है, तो यहाँ ऊपर 5 था, यस ट्रू है, एंड आए a इज नॉट इक्वल टू 6, ये भी कंडीशन ट्रू है, एंड a इज लेस देन इक्वल टू 56, ये कंडीशन भी ट्रू है, a इज ग्रेटर देन 4, ऑल कंडीशंस आर ट्रू, तो इट विल रिटर्न व्हाट, दिस इज ट्रू। इफ दिस इज ट्रू, इट विल गो इनसाइड द कंडीशन and execute welcome to this beautiful world of operators. So it will true, it is true, it will print this. Okay, now tell me what will be the output of this. Will this print this if statement or not?
ये प्रिंट होगा कि नहीं होगा? सर होगा प्रिंट। सर नो सर, होगा सर। एज हाँ, एज सर ए का जो वैल्यू सर हो जाएगा सर। पहले क्यों मना किया था सिंटू? सर ए का वैल्यू में हम देखे सर लास्ट वाला में ए इज मैं फिर ग्रेटर वही देन कह रहा 4। हूँ, देखो आप मेरी बात सही प्रूफ करने के लिए आपने ऐसा करा। इसीलिए कहता हूँ हमारा किसी से कभी कंपटीशन नहीं है, हमारा हमसे कंपटीशन है। मान लो माइनस मार्किंग है तो एक नंबर चला गया हमारा, है ना। और इसी क्वेश्चन में गया ना, ये सब सही करेंगे हम डबल पीछे आ जाते हैं। ये रूल है, बेसिक रूल है कॉम्पिटिटिव प्लेसमेंट और कहीं पे भी वेयर एवर वी हैव माइनस मार्किंग। और एक जनरल रूल समझ लो, नेवर कॉम्प्रोमाइज विद एक्यूरेसी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपसे पढ़ाए बिना आगे बढ़ गया। यहाँ मैंने और की बात कर ली, एंड पढ़ाया था अभी, तो अब और समझ लो। ऑल और रिटर्न ट्रू व्हेन वन और मोर कंडीशन अंडर कंसिडरेशन इज ट्रू। एक भी ट्रू होगी तो चलेगा, और है ना, मैंने कहा था चाहे आपने जेई दिया हो चाहे आपने 12th के मार्क्स से आया हो, कोई भी कंडीशन ट्रू है चल जाएगा काम। और फॉल्स कब होगी? जब सारी कंडीशन फॉल्स हो जाए। तो अब ये और लगा था, हमें तो यहाँ देखना था ए इज इक्वल टू 5, ए इज नॉट इक्वल टू 5, ये तो गलत है। ए इज इक्वल टू 6, ये भी गलत है। ए इज ग्रेटर देन 56, ये भी गलत है। ए इज ग्रेटर देन 4, ये सही है। ए 4 से बड़ा है। एक कंडीशन भी ट्रू हो गई, ये सब और से जुड़े थे तो ये ट्रू हो जाएगी। ठीक है, तो ये और था लॉजिकल। नाउ मूव टू नॉट। नॉट ऑपरेटर इज यूज्ड टू कॉम्प्लीमेंट द कंडीशन अंडर द कंसिडरेशन। ठीक है, तो नॉट रिटर्न ट्रू व्हेन कंडीशन इज फॉल्स एंड रिटर्न्स फॉल्स व्हेन कंडीशन इज ट्रू। अब अगर a इज इक्वल टू 5 है तो ये नॉट लगाया है, देखो हमने लिखा इफ a इज इक्वल टू 6, है ना, का नेगेशन। अगर ये ट्रू है तो अगर a इज इक्वल टू 6 है, नहीं है, तो अगर ये नहीं है तो ये फॉल्स था, का नेगेशन, तो ये ट्रू हो जाएगा। ये समझना होगा, है ना, ये कंफ्यूज करता है हमें, ये समझना होगा। क्योंकि एक चीज ये हो सकती थी, अगर मैं लिख देता a इज नॉट इक्वल टू 6 इसके अंदर लिख देता, ये वही बात थी जिसका इसके अंदर लिख रहा हूं, तो और a इज इक्वल टू 6 फॉल्स है, फॉल्स को मैंने नेगेट करा तो क्या हो गया? ट्रू हो गया। तो इट विल रिटर्न ट्रू व्हेन कंडीशन इज फॉल्स, इट विल रिटर्न फॉल्स व्हेन कंडीशन इज ट्रू। तो अब ये कंडीशन फॉल्स है तो इट विल रिटर्न ट्रू, क्योंकि नेगेशन बाहर लगा है। इट विल बी सिमिलर टू a इज नॉट इक्वल टू 6, है ना। पर अभी हम सिर्फ नेगेशन को समझ रहे थे, इसीलिए हमने इसको, इस एग्जांपल को ऐसा लिखा। तो ये समझ में आया, है ना, सिंपल है ये भी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, पहले टाइम देख लें, चलो हो जाएगी ये कवर। बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ इसमें कुछ तो नहीं पूछना लॉजिकल, ये नॉट एंड और में कुछ नहीं है ना दिक्कत? एनीवन इज हैविंग एनी इशू इनटू दैट? क्लियर के ऑल क्लियर? कुछ समझ में नहीं आया? नो सर मतलब समझ में नहीं आया? ऑल क्लियर? नो सर ऑल क्लियर, कुछ भी समझ में नहीं आया। एनीवेज, है ना। तो अब बहुत ध्यान से समझना, मैं फुल स्क्रीन कर देता हूं इसलिए आप लोगों की चैट नहीं देख पाता। अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, कॉन्सेप्ट ऑफ शॉर्ट सर्किट इन लॉजिकल ऑपरेटर्स। इसको ध्यान से समझना, और एंड और आर के लिए बिल्कुल अलग अलग होगा ये। शॉर्ट सर्किट जैसे आपका इलेक्ट्रिक सप्लाई में होता है ना, दो बीच में से जुड़ गए तो आगे कुछ होना ही नहीं है। तो बस यही यही कॉन्सेप्ट है इसका, शॉर्ट सर्किट इन केस ऑफ एंड ऑपरेटर बताना चाह रहा हूं। तो शॉर्ट सर्किट का कॉन्सेप्ट क्या है कि कंडीशन बीच में ही फॉल्स हो गई या बीच में ही ट्रू हो गई, आगे मैं एग्जीक्यूट करूं क्यों? ये है कंपाइलर का फंडा। ये ऐसे एग्जीक्यूट होगा प्रोग्राम कि अगर मैं एंड ऑपरेटर्स हैं, मान लो मल्टीपल कंडीशन है, जैसे आपके पिछले क्वेश्चन में थी, इतनी लंबी चौड़ी कंडीशंस हैं, और ये एंड ऑपरेटर है, और अगर पहली ही कंडीशन फॉल्स हो गई, मतलब a इज इक्वल टू 6 होता है यहाँ पे, फिर क्यों मैं आगे की चीज कंपेयर करूं जब मुझे पता है एंड ऑपरेटर है, एक भी फॉल्स हुई तो सब फॉल्स, तो आगे एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा। दैट इज व्हाट द कॉन्सेप्ट ऑफ शॉर्ट सर्किट। सिमिलरली अगर और ऑपरेटर है, अगर पहली कंडीशन ट्रू हो गई तो देयर इज नो नीड टू एग्जीक्यूट अदर कंडीशन, बिकॉज व्हेन वी आर combining all these things with or, if anyone will be true, we need not to execute the rest of the part of that condition if all are same, है ना। ऐसा ना हो कि यहाँ एंड और यहाँ और ऐसी बातें कर रहे हो। तो अगर मैं सारे एंड में बात कर रहा हूँ और एक भी फॉल्स हो जाता है, तो वी नीड नॉट टू इवैल्यूएट द रेस्ट ऑफ द एक्सप्रेशन इन द कंडीशन। दैट इज व्हाट द लॉजिक ऑफ शॉर्ट सर्किट इज। तो शॉर्ट सर्किट इन केस ऑफ एंड,
simply means if there is a condition anywhere in the expression that returns false, then the rest of the condition after that will not be evaluated. Even in the combination also, अगर मल्टीपल कंडीशन भी आ रही है और एंड आ गया पहले उसमें, तो एंड तो फॉल्स हो गया. अगर उस एंड के साथ फिर और आ रहा है देन इट इज ओके, अदरवाइज हमको आगे इवेल्युएट करने की जरूरत नहीं है. जस्ट सी दिस एग्जांपल, a is equals to 5, b is equals to 3. एक वेरिएबल लिया इंटीजर इंक्रीमेंट नाम से INCR, और इस INCR को असाइन क्या करा, एक्सप्रेशन है ये, a is less than b एंड b प्लस प्लस, और हमने प्रिंट भी करा है INCR और फिर प्रिंट भी करा है b और रिटर्न 0. नाउ हु विल टेल मी द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम? आई एम गिविंग यू 2 minutes. टेक योर टाइम, डोंट गिव रॉन्ग आंसर्स, बेटर इज टू नॉट गिव द आंसर. पहले सोचो, मतलब आंसर तो करना है, पहले 2 मिनट दो, 10 सेकंड में आंसर मत देना. ऋषिका, 4 कैसे आ गई बी की वैल्यू? आकाश, फॉल्ट 2. सर आपने बोला था ना आउटपुट में वो इंक्रीमेंट तो होगा ही. बिल्कुल सही, पर वो किस कंटेक्स्ट में बोला था? तब मैंने आपको ये एंड ऑपरेटर सी बात नहीं करी थी, ओके ओके सर. है ना? और यही यही होता है हमसे, यही होता है. और मैं यही चाह रहा था कि आप सामने करें तो अच्छा रहेगा, आगे कम से कम गलती नहीं करेंगे. तो बहुत सारे लोगों ने सही आंसर दिया. मैंने अभी आपके ऊपर लिखा हुआ है, देखो मैंने इसलिए क्वेश्चन पे डेलिबरेटली ऊपर लिखा हुआ था, शॉर्ट सर्किट in case of end simply means if there is a condition anywhere in the expression that returns false, then rest of the condition after that will not be evaluated. Now you can see in the expression increment का जो expression था a is less than b, this condition is false and this condition is joined with end with other condition. If this condition is false, the rest end condition will not be executed, not be evaluated. तो in that case a is less than b is false, तो false and some anything will be false, false के साथ anything will be false. So in that case ये expression evaluate ही नहीं होगा. तो ये तो इंक्रीमेंट में वैल्यू क्या, ये evaluate ही नहीं होना, तो ये false मतलब जीरो, false मतलब जीरो. तो INCR वेरिएबल की वैल्यू तो जीरो आ गई, और यही कंफ्यूजन आता है, हम b की वैल्यू 4 बोलते हैं. तो ये शॉर्ट सर्किट कॉन्सेप्ट जो है ना लॉजिकल ऑपरेटर्स में, ये इंपॉर्टेंट है. अब ये मल्टीपल स्टेटमेंट्स में आता है तब हम और कंफ्यूज हो जाते हैं. तो यहां ये समझो कि जब ये कंडीशन फॉल्स हो गई और एंड से ज्वाइंट है, तो अगला एक्सप्रेशन इवेल्युएट ही नहीं होगा. तो ये B3 था तो B3 ही रहेगा. सो दैट्स व्हाई आंसर विल बी 0 and 3. 0 for this INCR and for B the value is 3. अब जैसे इस क्वेश्चन में मैंने लिखा था ना, बेटर होता है कि हम इसमें मैसेज में ही डाल दें द वैल्यू ऑफ INCR इज इक्वल टू, या INCR इज इक्वल टू, न्यू लाइन तो कर ही दिया है, एंड B इज इक्वल टू. इससे क्या है, रीडेबिलिटी मैंने कहा ना बढ़ जाती है, और ये इंपॉर्टेंट होता है. तब मैं बार बार चेंज करता रहूंगा तो मुझे भी कंफ्यूजन नहीं होगा, और मैं उसे लूप डाल के सारे वैल्यू प्रिंट करता जाऊं, चेंज करता जाऊं, तो मुझे कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ में आता है. चलो देखते हैं कितना समझ में आया, इस पे अपन क्वेश्चंस करते हैं. मैंने कहा ना आंसर 0 और 3 आएगा, ये आपके सामने है आंसर 0 और 3. Now tell me the answer of this question. Again do this. Now tell me the answer.
1 और 3 किसने आंसर दिया? ये 1 और 3 वाला कौन था? मोहित 1 और 3 कैसे? सिंटू 1 और 3 कैसे? मोहित 1 और 3 कैसे लिखा है? सर जो पहले बी की वैल्यू असाइन होगी, क्योंकि सर ये पोस्ट इंक्रीमेंट है इसमें। बिल्कुल सही है, वो इस एक्सप्रेशन तक होती है ना, यस सर। है ना? कोई इशू नहीं, ये गलती होती है, सबसे होगी ये गलती। अब इसको ढंग से समझ लो। बहुत सारे लोगों यस ने सर। सही आंसर दिया, जिनने नहीं दिया वो समझ लो एक बार। ये कर्सर दिख रहा है ना मेरा, A5 था, B3 था, इंक्रीमेंट कोई बात नहीं। इस एक्सप्रेशन में हमें एंड दिखा, ठीक है। 5 इज ग्रेटर देन 3, तो ये ट्रू है। ट्रू है तो एंड पार्ट भी एग्जीक्यूट होगा, ट्रू एंड ट्रू विल बी ट्रू। तो अब यहां क्या होगा, पहली बात तो ये समझो, ये हो रहा है प्री या पोस्ट वो अलग बात है, पहले ये बताओ इसकी वैल्यू ट्रू आएगी कि फॉल्स? ये किसी सर ने नहीं ट्रू बताया आएगी। है। सर ट्रू आएगी। सर ट्रू आएगी। ट्रू और फॉल्स का एक ही फंडा समझ लो, एक्सप्रेशन के अंदर वैल्यू अदर देन 0 है तो वो ट्रू है। अब B3 था, चाहे वो प्री इंक्रीमेंट हो चाहे पोस्ट इंक्रीमेंट हो, B तो 0 से बड़ा है, तो अदर देन 0 इट विल बी ट्रू। ठीक है, तो ट्रू एंड ट्रू विल बी ट्रू, तो इन दैट केस INCR विल बी 1, तो 1 तो आ गया आंसर, ये तो ओके है। अब बात आई जो अभी मोहित आपने पहले इसका आंसर 3 बोला, तो डियर मैंने आपसे क्या कहा था, उस एक्सप्रेशन के कंप्लीशन के बाद पहले असाइन और फिर इंक्रीमेंट, तो ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, उस एक्सप्रेशन के बाद ये वैल्यू हो चुकी होगी, ये खत्म हुआ ना एक्सप्रेशन, अब ये b बढ़ के 4 हो चुका है। हाँ, पहले इस इवेल्युएशन में वो 3 था, पर इस एक्सप्रेशन के खत्म होने के बाद इस एंड ऑफ द एक्सप्रेशन वो 3 से 4 हो चुका है, तो अब उसके नीचे कहीं भी यूज करोगे तो वो बढ़ी हुई वैल्यू आएगी। ठीक है, तो आंसर में 4 आना है, तो शायद मोहित आपने 3 लिखा था, है ना? यस, यस मोहित सर। ने 3 लिखा था। अब क्लियर है ये बात, बाकी को भी ये सर अगर समझ। उसमें, हाँ सर बोलो। अगर प्री इंक्रीमेंट का यूज करते हो उसमें तो तो भी मालूम है इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो एंड INCR तो केवल क्या देख रहा था, लॉजिकल ऑपरेटर देख रहा था, जीरो नहीं है ना, एंड और देख रहा था, तो वो उधर पे 3 का 4 हो चुका था पहले ही, है ना? हाँ पर सर। मेरे को तो नीचे प्रिंट करना था, तो जो मैं कह रहा था बात, जो आप कंफ्यूज हुए कि वो पहले होगा और बाद में जाएगा, डियर उस एक्सप्रेशन में उसके साथ क्या हो रहा है, पहले असाइन के इंक्रीमेंट कि पहले इंक्रीमेंट और फिर असाइन। वंस दैट एक्सप्रेशन इज इवैल्यूएटेड, ये INCR एक्सप्रेशन एक बार इवैल्यूएट हो गया, उसके बाद तो b बढ़ के 4 हो चुका है। ड्यूरिंग दैट वो 3 था कि 4 था, वो डिपेंड करेगा कि प्री इंक्रीमेंट था कि पोस्ट इंक्रीमेंट था। आई होप आई एम क्लियर, यू विल बी क्लियर नाउ। सर ए यस सर। प्लस बी कर दिया सर। ए, सर प्लस यस, बी ए तो प्लस रिटर्न बी। कहाँ ए पे? इज ग्रेटर, सर ए इज ग्रेटर देन बी की जगह पर हाँ, अगर ए प्लस बी कर दिया तो सर क्या आएगा? सर वही रिटर्न तो। ट्रू आएगा। क्यों? ए प्लस बी एक वैल्यू है, वैल्यू अदर जी देन सर। 0 है तो वो ट्रू होगा। जी ठीक सर। है, तो एंड ऑपरेटर में हमको ये ध्यान रखना है, ये जो है ना, मैंने कहा ना अदर देन 0 जो भी आती है इस एक्सप्रेशन में एंड ऑपरेटर के लिए, जो भी ऑपरेंड दोनों आ रहे हैं ना, चाहे वैल्यू आ रही है चाहे ऑपरेंड आ रहे हैं, दैट वैल्यू इज अदर देन 0 है तो वो ट्रू आएगी, नहीं तो फॉल्स आएगी। ठीक है, और यही मैं कह रहा हूं, इतने से छोटे से कोड में जो आपने अभी मेरे से सिंटू क्वेश्चन पूछा ना, है ना, ये तो मैंने आपको यस सर। आंसर दे दिया। व्हाट यू कैन डू, डू दिस ऑन सिस्टम, वैल्यू चेंज करते जाओ और देखते जाओ, एक ही छोटे से क्वेश्चन से आप अपने 10 तरह के डाउट क्लियर कर सकते हो। अभी हम बहुत सारे, देखो जैसे आपने पूछा, मैंने ऐसा क्वेश्चन नहीं दिया था, या आपने पूछ लिया, देखो बाकी को भी क्लियर हो जाएगी ये बात, तो व्हाई नॉट टू डू इट ऑन सिस्टम और चेक करो। ये 1 और 4 आंसर था। अब एक इंपॉर्टेंट बात, सिमिलर है ना, और के केस में क्या होगा, ऐसा नहीं कि एंड के केस में होगा, और के केस में भी वंस वील गेट एनी ऑफ द कंडीशन ट्रू, क्योंकि और तो कहता है कोई भी एक ट्रू हो जाए तो सारा एक्सप्रेशन ट्रू, तो और के केस में अगर एक भी कंडीशन जहां भी ट्रू मिल गई उसके आगे को इवेल्युएट नहीं करेंगे, तो शॉर्ट सर्किट केस इन केस ऑफ और विल इज बेसिकली, if there is a condition anywhere in the expression that returns true, then rest of the condition after that है ना, that is important, and that is be left to right, ये भी ध्यान रखना। हम राइट से लेफ्ट स्कैन करना ना शुरू कर दें इसको, तो हम लेफ्ट राइट जब स्कैन मार रहे हैं तो हम देख लें जहां पे भी पहली कंडीशन ट्रू मिल गई उसके आगे की कंडीशन इवेल्युएट नहीं होगी। अब इस लॉजिक से इस क्वेश्चन का आंसर देखो, A5 है B3 है, वही सेम क्वेश्चन है पर और कंडीशन है, तो A इज ग्रेटर देन B, A इज ग्रेटर देन B इज ट्रू, A is greater than B is true, तो इससे आगे ये B प्लस प्लस
इवेल्युएट ही नहीं होगा, तो जब ये इवेल्युएट ही नहीं होना तो बी इंक्रीमेंट ही नहीं होगा, और जब बी इंक्रीमेंट ही नहीं होगा तो बी का आंसर 3 ही आएगा। अदरवाइज चाहे वो प्री इंक्रीमेंट होता चाहे पोस्ट इंक्रीमेंट होता, अगर ये एक्सप्रेशन इवेल्युएट होता तो बी का आंसर 4 आता। तो इंक्रीमेंट का आंसर तो 1 आएगा INCR का, पर बी की वैल्यू 3 ही आएगी। तो 1 और 3 विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 1 and 3 will be the answer for this question। इसीलिए मैंने कहा था कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट ऑफ शॉर्ट सर्किट इन लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई? यस सर। ओके, तो अब इस पे, ये जो मैंने वीडियो में देख के इस पे अपन सारे वेरिएशन करें। अगेन आप, इट्स अप टू यू, आप चाहें तो करें। तो आप अपने और डाउट, ये प्लस करो माइनस करो, इंक्रीमेंट प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट कंडीशन XYZ सब करके इससे करो, क्योंकि अगली क्लास में इससे भी आगे और टिपिकल हम पढ़ेंगे बिट वाइज ऑपरेटर्स, है ना, वो थोड़े से कंपैरेटिवली ट्रिकी हो जाते हैं। ठीक है, ओके, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, गुड डे। ठीक है, समझ में आया? समझ में आ रहा है ना? Yes, sir.